तो टॉपिक जो आप टॉपिक आपका इक्विस्टम रहेगा भाई। ठीक है, इक्विस्टम जो सिफेनोप्सिडा ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। तो जो इक्विस्टम है, इट इज प्लांट बॉडी इक्विस्टम हैज एरियल पार्ट एंड अंडरग्राउंड राइजोम पार्ट। भाई तो अगेन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला पोर्शन रहेगा इसका एरियल पार्ट, और इसके नीचे ये वाला पोर्शन रहता है इसका अंडरग्राउंड पोर्शन, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। इसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट वो जो आपको ऊपर से दिखाई देगा बाहर लगा हुआ, ठीक है, जिसके हमने अभी सुबह प्रैक्टिकल में देखा था। और दूसरा रहेगा जो अंडरग्राउंड पोर्शन रहेगा, जो कि आपको मिट्टी में रहता है, बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट भाई, तो राइजोम के बारे में बता रहा है, इट इज पेरिनियल हॉरिजॉन्टल ब्रांच्ड एंड क्रीपिंग इन नेचर। तो देखो, पेरिनियल का मतलब होता है कि जो राइजोम रहेगा ना, ये लगातार ग्रो करता रहता है। ऊपर वाला प्लांट चाहे मर जाए, राइजोम जिंदा रहेगा कई सालों तक, कई सीजन तक। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये ग्रो ग्रो करता है, यानी लेफ्ट राइट में ये ग्रो करेगा। ठीक है, ब्रांच होगा मतलब जो राइजोम होगा, इसमें आपको ब्रांचिंग पैटर्न भी देखने को मिलेगा, इसमें आपको ब्रांच देखने को मिलेंगी। और ये क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगता हुआ चलता है जमीन के साथ साथ, ठीक है, मिट्टी के नीचे। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट रहेगा इसका, वो रहेगा इसका एरियल पार्ट। तो एरियल पार्ट क्या है? हर्बेशियस है। हर मतलब दिखने में हर्बेशियस है। ठीक है, यूजुअली एनुअल होता है ये। एनुअल का मतलब क्या होगा कि ये एक सीजन में ग्रो करेगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो राइजोम है वो पेरिनियल रहता है, मतलब वो कई सीजन तक मिट्टी में पड़ा रहेगा। ऊपर वाला पोर्शन सीजन आया, ग्रो हुआ, खत्म हो गया। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वो मिट्टी में पड़ा रहता है। अगले सीजन में फिर से उसके ऊपर ग्रोथ आएगी, और अपना जो इसका जो लाइफ साइकिल है लगातार चलता रहता है इस तरीके से। ठीक है, Majority of species are small size ranging between the 15 to 16 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 2 सेंटीमीटर इन द डायमीटर। तो लगभग 15 से 60 सेंटीमीटर की हाइट बता दी। तो अगेन देखो, इक्विस्टम के अलग अलग स्पीसीज हैं। कोई स्पीसीज आपको हो सकता है इनसे ज्यादा भी दिखाई दे भाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इक्विस्टम गिगेंटियम स्पीसीज है, ये 13 मीटर की होती है, यानी बहुत बड़ी होती है ये। ठीक है, इसके अलावा इक्विस्टम टेलीमेटिया स्पीसीज है, ये 2 मीटर इसकी हाइट बता दी। तो ये अलग अलग, मैंने इस ये एक आप कह सकते हो नॉर्मल रेंज है, जिसमें ज्यादातर इसकी जो स्पीसीज आपको वो 15 से 60 सेंटीमीटर हाइट की देखने को मिलेंगी। और नॉर्मली का जो डायमीटर 2 सेंटीमीटर होता है। 2 सेंटीमीटर जिसके आपका पेन का जो रिफिल होता है, लगभग उतना इनका डायमीटर होता है, जिसके आपने सुबह प्रैक्टिकल में देखा भी था ये। ठीक है, ये नीचे वाला आपने ज्यादा मेमोराइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इक्विस्टम के कुछ आपको बड़े स्पीसीज भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट आपको दिखाई देता है। अब इसमें आप देखोगे ऊपर वाला एरियल पार्ट, और बिल्कुल टॉप में इसमें क्या लगती है? स्ट्रोबिलाई या फिर कोन। कोन लगती है, सुबह मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये इंटरनोड। ठीक है, और ये वाली नोड रीजन। तो नोड रीजन जहां पर भी होगी इसमें, वहां पर आपको इसमें कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो आपको दिखाई देंगे नोड से। नोड का मतलब जो गांठ होती है, वहां से आपको इसमें लीफ दिखाई देंगी भाई। नीचे राइजोम्स है, राइजोम्स इसमें रूट वगैरह निकलती है। ये सेम आप यहाँ पर देखिए, स्ट्रोबिलाई हो जाएगी यहाँ पर। नोड के ऊपर आपको जो लीफ है, इनको आप स्केली लीफ बोलते हैं, यानी कि स्केल की तरह होती है इनकी, बिल्कुल माइन्यूट लीफ आपको दिखाई देंगी इसमें। ठीक है, और ये इसमें आपको ब्रॉड लीफ दिखाई दे रही है। तो अब जब हम लीफ पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, एक स्पीसीज है इक्विस्टम अर्वेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड हॉर्सटेल। भैया आपसे एक नंबर में पूछ लेंगे, व्हाट इज फील्ड हॉर्सटेल। इसका नाम लिखो कि फील्ड हॉर्सटेल किसको कहते हैं। तो इक्विस्टम अर्वेंस ये एग्जाम में पूछा गया है, पीछे वाले एग्जाम में। तो आपने उसके हिसाब से भी इसको थोड़ा बहुत याद रख लेना एग्जाम के लिए। ये इक्विस्टम टेलीमेटिया स्पीसीज थी। ठीक है, तो अगेन इसके अंदर भी आपको नोड और इंटरनोड साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा प्लांट आपको मिलेंगे अगेन वेट एंड डैम्प हैबिटेट, यानी कि जहां पर गीला रहता हो, ठीक है, और जहां पर कुछ आप कह सकते हो आना जाना बहुत कम हो। ठीक है, साथ में ही आपको मिलेंगे जो रिवर के या नदियों के किनारे होते हैं, बैंक ऑफ स्ट्रीम या फिर रिवर, वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिले, जहां पर पानी ज्यादा रहता हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो प्लांट हैं इक्विस्टम है, वो आपको जीरोफिटिक हैबिटेट्स में भी अडेप्ट करते हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल इक्विस्टम अर्बेंस स्पीसीज, जिसको फील्ड हॉर्सटेल कहते हैं अगेन, ये आपको जीरोफिटिक यानी ड्राई कंडीशंस में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन स्पीसीज की बात करें तो इक्विस्टम अर्बेंसिस है, डिलेबिल है, ठीक है, डिफ्यूजम है, या फिर ये आपका रेमोसीसियम है। ठीक है, ये कुछ स्पीसीज हैं, तो आपने एटलीस्ट ये जो फर्स्ट स्पीसीज है, इसको थोड़ा याद रख लेना भाई।
ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे तो आपने एक स्पीसीज एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए इक्विस्टम की। इसके अलावा जो इक्विस्टम होते हैं इनको हम इंडिकेटर यूज करते हैं फॉर द मिनरल्स भाई, यानी कि ज्यादातर इक्विस्टम आपको वहां ग्रो करते हुए दिखाई दें जहां पर नीचे मिट्टी में कोई ना कोई मिनरल्स हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है गोल्ड इंडिकेटर भी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मिट्टी में अगर गोल्ड है तो वहां पर ये इक्विस्टम है आपको ग्रो करते हुए दिखाई देंगे भाई, तो इनको हम गोल्ड इंडिकेटर भी कहते हैं। ऐसे ही तो जहां पर भी एक प्लांट ग्रो करते हैं ना वहां पर जो ये जो आप कह सकते हो डिगिंग वाले या फिर जो एक्सप्लोरेशन टीम होती है जो नीचे खुदाई करती हैं, वो इनको एज इंडिकेटर यूज करती हैं कि भाई अगर ये प्लांट यहाँ पर ग्रो कर रहा है तो obvious सी बात हो सकता है मिट्टी में कोई मेटल हो, गोल्ड हो सिल्वर हो कुछ भी हो। ठीक है, तो यानी कि कोई भी यहाँ पर ओर कोर का मतलब होता है यानी कि मेटल जिससे निकलती है उसको ओर बोलते हैं, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने। ठीक है, तो वहां पर ओर डिपॉजिट होने के चांसेस रहते हैं, समझते हो ना, और निकलते हैं और को तोड़ते हैं प्यूरिफाई करते हैं फिर उससे मेटल है वो निकाली जाती है। इसके अलावा जो इक्विस्टम होते हैं ये अपने सेल वाल में भाई मिट्टी को या फिर आप कह सकते हो सिलिका को डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से ये आपको बाहर से रफ दिखाई देंगे, यानी कि इनकी जो आउटर स्किन होगी ना, आप हाथ लगा के देखना जो मटेरियल था, अगर आपने नहीं देखा हाथ लगा के, आपने उसको हाथ में लेके देखोगे ना आपको थोड़ा रफिश सा फील होगा, मतलब थोड़ा हार्ड सा फील होगा, दिखाई देता है दूब की तरह, वो जो आपने देखा था दूब की स्टेम होती है वैसे वैसे ही था, लेकिन थोड़ा टफ होता है वो। और साथ में क्या होता है उसमें उसकी जो स्टेम होती है उसमें आपको लाइन सी दिखाई देती है, पतली पतली, जिसके मान लो करेले के अंदर होते हैं, करेला देखा होगा सभी ने, तो करेले के अंदर लाइन होती है ऐसे लंबी लंबी, तो वैसे वैसे आपको पतली पतली लाइन इसमें आपको दिखाई देते हैं इसकी आउटर वॉल के ऊपर। ठीक है, और ये जो सिलिका डिपॉजिट हो रहा है ये इसको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द प्रीडेटर्स एंड पैथोजेंस, यानी कि उन सीन को बचाता है ये। प्लांट क्या करता है अपनी जो आउटर स्किन है आउटर सरफेस है सेल वॉल है वहां पर इस सिलिका को डिपॉजिट कर लेता है। ठीक है, तो जो एनिमल होंगे या फिर जो कुछ खाने वाले प्रीडेटर हैं या फिर जो पैथोजन है वो इसको खाएंगे नहीं, तो इस तरीके से अपने आप को डिफेंस करता है। इसके बाद भी मेन प्लांट बॉडी रहेगी इसकी आपकी स्पोरोफाइट। इसमें इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, रूट स्टेम एंड लीफ। स्पोरोफाइट जो बड़ा आपको दिखाई देगा वो स्पोरोफाइट होगा इसमें, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सेलेनियम में हमने बताया था, जो बड़ा आपको दिखाई दे जिसका हमने स्पेस में देखा था आज, वो उसका स्पोरोफाइट था वो, जिसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, पूरी स्ट्रक्चर क्या है उसकी स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इसी में स्टेम की भी, तो स्टेम मेनली दो पार्ट होते हैं, राइजोम और अंडरग्राउंड, या आप कह सकते हैं एरियल पार्ट। राइजोम जो नीचे वाला पार्ट रहेगा और एरियल सूट जो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, मैंने बता लिया आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। और जो एरियल सूट होती है उसमें नोड और इंटरनोड होती हैं, और जो एरियल सूट होता है आपको उसमें क्लोरोफिल दिखाई देगा और ये फोटोसिंथेसिस करता है, और इसके टिप के ऊपर आपको जो एपेक्स है, एपेक्स के ऊपर आपको स्ट्रोबिलाई या फिर कोन है वो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो सूट होती है स्टेम होती है वो डाइमोर्फिज्म शो करती है, मतलब इसमें आपको टू टाइप की जो ब्रांच आपको दिखाई देंगी, एक होती है वेजिटेटिव ब्रांच, एक होती है आप कह सकते हो फर्टाइल ब्रांच भाई, यानी कि जो ब्रांच होंगी ना जो टहनियां होंगी ऊपर ग्रो करती हैं उनमें से कुछ ब्रांच की टिप पर आपको जो स्ट्रोबिलाई है अगर वो लग जाती तो बोल दोगे उस ब्रांच को फर्टाइल ब्रांच, अगर वो नहीं लगती है और ब्रांच ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है उसको बोलोगे वेजिटेटिव ब्रांच। सिंपल भाई, जिसके ऊपर कौन लग गई वो फर्टाइल ब्रांच हो गई, जिसके ऊपर कौन नहीं लगी वो वेजिटेटिव ब्रांच हो गई। ठीक है, और जो नॉर्मली क्या होता है जो हमारी वेजिटेटिव ब्रांच होती है, it contain largely chlorophyll and perform the photosynthesis, but as compared to the fertile branch it normally unbranched, यानी कि इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होगी और ब्राउन कलर की होगी और क्लोरोफिल इसमें नहीं होगा। ये भी एक मेन डिफरेंस है, यानी कि जिस ब्रांच के ऊपर कौन लग जाएगी उसमें क्लोरोफिल नॉर्मली नहीं होता है, तो ये क्या बनती है साइड ब्रांच निकलती है, मेन ब्रांच होगी उससे साइड ब्रांच निकलती है। मान लो मेन ब्रांच है फॉर एग्जाम्पल, ये मेन ब्रांच होगी। ठीक है, इससे इस तरीके से साइड ब्रांच निकलेगी इसके ऊपर कौन लग जाती है, तो इसको बोलोगे फर्टाइल ब्रांच और ये होगा आपका वेजिटेटिव ब्रांच। तो जो वेजिटेटिव ब्रांच होगी वो ब्रांच्ड होती है, उसमें ऑलरेडी ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग पैटर्न होता है, लेकिन जो फर्टाइल ब्रांच बताया इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा भाई, ये अगेन ये कौन दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, ये कौन है यहाँ पर और इसमें ये नोड और नोड के ऊपर ही कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रही है आप। ठीक है, ये प्लांट आपको इस तरीके से इसमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें अंडरग्राउंड राइजोम एंड द एरियल एक्सिस अपीयर टू बी
जॉइंटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड। तो यहाँ पर यानी कि आपको जो एरियल पोर्शन है, मान लो एरियल पोर्शन है, और जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है ना, ये जहां पर ज्वाइन रहता है वहां पर भी आपको एक वेल डिफाइंड नोड इंटरनोड लगी आपको दिखाई देगी। मतलब ये जुड़े हुए रहते हैं, जो सिंपल जॉइंटेड होते हैं। इंटरनली बात करोगे तो जो स्टेम होती है इसमें होलो होती है भाई। अंदर से अगर आप इसका स्टेम को काट के देखोगे ना, तो अंदर से खाली दिखाई देगी आपको, जैसे कि आपका दूब होता है, दूब नहीं है आपका, गेहूं होता है, गेहूं या चावल की डंडी आपने काट के देखी हो तो अंदर से वो खाली होती है। वैसे ही यहाँ पर इसकी जो स्टेम होती है ये अंदर से आपको होलो दिखाई देगी। लेकिन इसके ऊपर आपको रिज एंड फ्यूरो दिखाई देती है। रिज एंड फ्यूरो क्या होंगी? इसके ऊपर आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देंगी भाई, यानी कि ये बाहर से आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये जो पोर्शन ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है इसको बोलते हैं रिज, और जो पोर्शन नीचे की तरफ गया हुआ होता है उसको बोलते हैं फ्यूरो। ठीक है, ये हम डायग्राम से आगे, जैसे कि हम इसका यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है? स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। आपने स्टेम ली, उसके आपने स्लाइड बना ली, उसको काट दिया आपने। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जो आउटर लाइन है इसकी, सबसे पहले तो आप ये बताओगे आउटलाइन क्या है? वेवी है। वेवी मतलब होता है जिग जैग, आपके जिग जैग वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब प्लेन नहीं है, ऐसे सर्कल में नहीं है। ठीक है, आउटलाइन क्या है? वेवी है, जिसमें आपको रिज एंड फ्यूरो दिखाई देती है। तो रिज मतलब जो पोर्शन ऊपरी तरफ आया हुआ उसको रिज बोल लेंगे, और जो पोर्शन इसमें नीचे की तरफ गया हुआ है उसको आप फ्यूरो बोलोगे। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ नहीं है, बट आप इसको, जैसे ये वाला पोर्शन है मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको आप बोलोगे फ्यूरो। क्लियर है? इसके बाद जो रिज होती है उसके नीचे क्या होती है? इसमें कुछ हार्ड सेल्स होती हैं, कुछ सेगमेंटेड सेल्स होती हैं, जो कि सिलिका के डिपोजिशन से बनती है मेनली। तो जो रिज होगी वो, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी ना वो हार्ड होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल्स होती हैं मेनली कुछ सेगमेंटेड सेल्स रहती हैं। तो सेगमेंटेड जो सेल्स होती हैं दे आर डेड सेल एक्चुअली। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूरो पोर्शन होता है इसमें, वहां पर आपको सेगमेंटेड सेल्स नहीं दिखाई देंगी, वहां पर आपको इसमें स्टोमेटा दिखाई देंगे। इस पिक्चर में तो नहीं दिखाई दे रहा आपको, बट इसमें नहीं है, बट यहाँ पर इसमें इसके ऊपर कुछ एयर पोर या फिर स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर है, वो इसमें आपको दिखाई देती है। कहाँ पर? फ्यूरो वाले पोर्शन में। ठीक है, इसके अलावा भाई यहाँ पर इसमें, इसके नीचे अब आएंगे तो आपको एक ब्रॉड कोर्टेक्स दिखाई देता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या रहेगा इसका? कोर्टेक्स रहता है भाई। तो यहाँ पर लेबलिंग नहीं कर रखी है। तो यहां से लेकर यानी कि रिज से या फिर फ्यूरो से स्टार्ट हो जाओ आप और बिल्कुल नीचे तक आ जाओ इस पोर्शन तक, ये पूरा पोर्शन रहेगा इसका कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स में आपको कुछ एयर चैम्बर भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दिस वन, ये एयर चैम्बर। इसमें इस एयर चैम्बर को बोलते हैं हम वेलिकुलर कैनाल। थोड़ा मुश्किल है ये, लेकिन आपने याद करना पड़ेगा इसका। कोई मतलब ये डायग्राम अगर आपको याद होता है तो आप इसका एग्जाम में एज इट इज पूछ लेते हैं कई बार ये। ठीक है, तो अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर याद है तो आप जस्ट सिंपल आप लेबलिंग कराओ, और इनके बारे में दो दो लाइन लिख दो आप बस। एक एक लाइन में लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्टेक्स के अंदर, तो ये जो कोर्टेक्स के अंदर ये जो सेल आप दिखाई दे रही है ये वाली, दे आर द पेरेन्काइमेटस सेल, तो इसको बोलोगे आप कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स के अंदर क्या है? यहाँ पर पेरेन्काइमेटस सेल्स है। क्लियर है? लेकिन कोर्टेक्स में आपको कुछ एयर चैम्बर भी दिखाई देंगे, उन एयर चैम्बर का नाम हो जाएगा वेलिकुलर कैनाल। ठीक है, इसके नीचे आएंगे आपको एक वेल डिफाइंड जोन दिखाई देगा जिसको बोलेंगे वस्कुलर बंडल जोन, जिसके आपको इस पिक्चर में यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस वस्कुलर बंडल जोन में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये अलग अलग वस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये एक वस्कुलर बंडल ये है मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस एक वस्कुलर बंडल में क्या है? अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये यहाँ पर आपको ऊपर से ऐसा, और यहाँ पर इसमें एक एयर चैम्बर और ये कुछ सेल और दिखाई दे रही हैं जो इसको कवर किए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, एक वस्कुलर बंडल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। यहाँ पर भी क्या है? वस्कुलर बंडल में भी इसमें आपको एक एयर चैम्बर, इसमें एयर केविटी दिखाई देगी जिसका नाम होता है क्रेनियल कैनाल। ये नॉर्मली स्टेम में नहीं होते हैं। नॉर्मल अगर आप मान लो नीम की, शीशम की, बड़ की स्टेम देखोगे उसमें ना ही तो वेलिकुलर कैनाल होती है ना ही क्रेनियल कैनाल होती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर है, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स, दोनों जो नेम है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे वस्कुलर बंडल में ये जो ऊपर वाला पोर्शन इसका, ठीक है,
ये देखो, ये एक वस्कुलर बंडल है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये रिंग में सारी सारे। ठीक है, अगर हम एक को देखेंगे तो ऊपर आपको फिलोएम दिखाई देगा, जिसके मैंने ऐसा बनाया था, ये ऊपर फिलोएम हो जाएगा, नीचे ये क्रेनियल कैनाल है, और इसके साथ साथ में आप यहाँ पर दिखा दोगे, यहाँ पर ये वाले कुछ बंडल बना दोगे, आप इनको बोल देगा आप जाइलम। ठीक है, जिसके आप यहाँ पर ये लेबलिंग कर रखी है, ये बाकी रह गया पूरा जाइलम है। तो बीच में आप कह सकते हो क्रेनियल कैनाल है, ऊपर फिलोएम है, और नीचे जाइलम है, पूरा ही जाइलम है। इसके अलावा ये यहाँ पर आप बना, इसको और ज्यादा बना सकते हो, इस तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी सारे वस्कुलर बंडल एक जैसे होते हैं, और इस तरीके से रिंग के अंदर अरेंज रहते हैं इनसाइड द कोर्टेक्स। और सेंटर में यहां पर अगेन एक केविटी होती है, जिसको बोलते हैं पिथ केविटी। सेंटर में खाली जगह होती है, होलो होती है इस टाइम अंदर से, तो उस खाली जगह को बोलोगे पिथ, या होलो स्टेम, आप होलो वर्ड, होलो स्टेम या होलो पोर्शन कह सकते हो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर रिज है, इसके अलावा आउटर मोस्ट लेयर इसकी क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस हो जाएगी। ठीक है, रिज के अलावा जहां पर रिज नीचे की तरफ गई हुई है, ये इसका फ्यूरो पोर्शन हो जाएगा। और फ्यूरो पोर्शन में आपको यहाँ पर कुछ सनकन स्टोमेटा भी दिखाई देंगे, मतलब यहाँ पर आपको कुछ स्टोमेटा दिखाई देंगे भाई। सनकन का मतलब होता है जो अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं इस टाइम में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे, ये अगेन वही आपकी वेलिकुलर कैनाल है, बड़ी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक कोर्टेक्स है। उसके अलावा आप इसमें वस्कुलर बंडल बता दो कि सारे सारे वस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको इसमें और क्या रहेगा इसमें, ये कोर्टेक्स के नीचे की एक जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको आप एंडोडर्मिस कह सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको इसी पिक्चर में बताऊं, तो आप यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, यहाँ पर वैसे वैसे बना नहीं रखी लाइन, बट आप एक लाइन यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो, जो कि इस पूरे कोर्टेक्स को अंदर वाले पोर्शन से अलग करती है, जिसका नाम होता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे वस्कुलर बंडल्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और सेम पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सेम फोटो है, ये आपकी बुक में भी हो। ठीक है, ये वही आपके वस्कुलर बंडल हैं, एक वस्कुलर बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इनका जो नंबर होता है ये भी वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज ऑफ इक्विस्टा। ठीक है, किसी में 7 होंगे, किसी में 10, किसी में 15, किसी में लगभग, मतलब इस तरीके से वेरी करते रहते हैं। ठीक है, उसी लेकिन मेन पहचान यही है कि इसके अंदर क्या होंगी, रिज एंड फ्यूरो, उसके अलावा इसमें वेलिकुलर कैनाल, और साथ में ये आपकी क्रेनियल क्रेनियल कैनाल या क्रेनियल केविटी की बात होती है। ठीक है, कर लोगे इसको, इस टाइम का टीएस है बस। और जो वस्कुलर मंडल होते हैं ये इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, मतलब फिलोयम, जाइलम, और बीच में कैम्बियम। तो कैम्बियम है तो बोलोगे वस्कुलर मंडल क्या है, ओपन होते हैं। ठीक है, ये वैसे अभी तक आपके आया नहीं है, लेकिन आपने शायद थोड़ा बहुत +2 में पढ़ के आए होगे कि वस्कुलर मंडल होते हैं, वस्कुलर मंडल जाइलम फिलोयम होते हैं। तो अगर जाइलम और फिलोयम दो ही चीजें हैं, तो बोलोगे आप वस्कुलर बंडल क्या है, क्लोज्ड है, मतलब दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई केविटी नहीं, कोई कोई लाइन नहीं, कोई स्पेसिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक अलग से लेयर होती है जिसका नाम होता है कैम्बियम। कैम्बियम है तो बोलोगे वस्कुलर बंडल ओपन है, अगर नहीं है तो बोलोगे क्लोज है। ये जो वर्ड लिख रहे हैं कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम फिलोयम आर जॉइंटेड टुगेदर। कई बार क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कॉन्जॉइंट नहीं है, यहाँ पर रेडियल है, यानी कि जो फिलोयम है ये अलग है और जाइलम है ये अलग है। तो यहाँ पर आप कॉन्जॉइंट वर्ड यूज नहीं करोगे। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम फिलोयम आर जॉइंटेड टुगेदर। कौन मतलब बोथ, जॉइंट मतलब जॉइंट। ठीक है, अच्छा, कोलेटरल का मतलब होता है एक ही अलाइनमेंट में। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये स्टेम बनाता हूँ, और स्टेम के अंदर मान लो ये मैंने बना दिया नीचे, मान लो ये आपका इस तरीके से ऊपर जाइलम बना लिया, ऊपर मान लो फिलोयम बना दिया, नीचे जाइलम, तो यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ ना, तो क्या आएंगे, एक ही अलाइनमेंट के अंदर आते हैं, तो इनको बोलोगे कोलेटरल है ये। ठीक है, एक वस्कुलर ऐसा, ऐसे आप दूसरा बना लोगे जाइलम फिलोयम, ऐसे यहाँ पर तीसरा बना लोगे, ऐसे ही चौथा बना लोगे आप। तो ये एक ही अलाइनमेंट के अंदर आते हैं, तो बोलोगे कोलेटरल है। यहाँ पर क्या है, जाइलम की रेडी अलाइनमेंट अलग है, फिलोएम की अलग है, तो ये बोलोगे रेडियल अलाइनमेंट है इनकी, रेडियल सिमेट्री भी आप कह सकते हो वर्ड। ठीक है, इसके अलावा कॉन्जॉइंट एक वर्ड है बाई कोलेटरल, भाई बाई मतलब टू। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर भी फिलोएम है और नीचे नीचे भी फिलोएम है। ये कुछ एक स्पीसीज के अंदर होता है, सभी में नहीं होता। मोस्टली जो बड़े प्लांट आपके, वहां पर आपको उसको मंडल ऐसे या फिर ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो बाकी बच गई, ये वाले आपको दिखाई देंगे खासकर रूट के अंदर। जो ये वाली सिमेट्री है आपको दिखाई देगी ज्यादातर रूट के अंदर। स्टेम के अंदर बस मंडल इस तरीके से होते हैं, जो कि रिंग के अंदर अरेंज रहते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। ठीक है, अच्छा,
जो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट होते हैं, ये वैसे एक ही सिस्टम से थोड़ा हटके नॉलेज है, वैसे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो आप आपसे पूछे भी डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट अकॉर्डिंग टू द टीएस ऑफ स्टेम, ठीक है। तो मोनोकोट के अंदर जो वस्कुलर बंडल होंगे वो क्लोज होंगे, ये पहचान है। लेकिन जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर वस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन होते हैं, उनके अंदर कैम्बियम होती है। क्लियर है? ये आपने इस तरीके से थोड़ा बहुत ये याद रखने की कोशिश करना है इसको। हो गया भाई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक भी। तो फर्स्ट बता दिया इसमें रिज एंड फ्यूरो होती हैं, दूसरा बता दिया सिलिका डिपॉजिट होती है, ठीक है। थर्ड बता दिया सनकन स्टोमेटा होते हैं। फोर्थ बता दिया सेगमेंटेड सेल्स होती हैं इपिडर्मिस के नीचे। तो एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर होती है उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स से ऊपर, समझ गए ना, रिज के जस्ट नीचे। तो वहां पर आपको इसमें सेगमेंटेड सेल्स भी दिखाई देंगी। रिड्यूस्ड एंड स्केली लीफ होते हैं इसके ऊपर, यानी जो लीफ है हम आए ने भी, नेक्स्ट लीफ ही टॉपिक होगा। तो लीफ आपको इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में दिखाई देंगी, ठीक है। और स्केली होती है, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में, जस्ट सिंपल, ठीक है, सिंपल लीफ होती है। और फोटोसिंथेटिक जो टिश्यू होता है इसमें वो स्टेम, यानी कि मेन फोटोसिंथेसिस का जो काम करती है वो स्टेम करती है, ना कि लीफ। लीफ भी करती है बट लीफ के अंदर बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू स्टेम। यानी कि इस प्लांट का जो खाना है, मेन जो फूड है, वो स्टेम बनाती है ज्यादातर, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ हाइड्रोफिटिक भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने देखा कि क्रेनियल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल और सेंटर में पीथ होती है। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हाइड्रोफाइट्स के होते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं, और जीरोफाइट वो होते हैं अगेन जो कम पानी में ग्रो करते हैं। हाइड्रोफाइट जो बिल्कुल ही पानी में ग्रो करते हैं, जीरोफाइट जो कम पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल होते हैं दे आर आल्सो रिड्यूस्ड बाई, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है कि इक्विस्टम के जीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक करेक्टरिस्टिक्स बताओ। या फिर अकेले जीरोफिटिक आ सकता है, या फिर अकेला हाइड्रोफिटिक आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं रूट के बारे में भी। तो रूट अगर आप देखोगे इसमें, तो ये रूट का टीएस है भाई, ठीक है। तो रूट में भी क्या होगा, यहाँ पर रूट हेयर है, आउटर मोस्ट लेयर अगेन इपिडर्मिस, ब्रॉड कोर्टेक्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रॉड कोर्टेक्स से मेड अप ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स। उसके नीचे आप बता दोगे यहाँ पर आउटर इंडोडर्मिस और इनर इंडोडर्मिस, यहाँ पर 2 इंडोडर्मिस हो जाएंगी। उसके नीचे सेंटर में वस्कुलर बंडल होता है इसमें। तो वस्कुलर बंडल इसमें रेडियल होता है, जाइलम फिलोएम अल्टरनेट टू वन अनदर। तो यहाँ पर आप देखोगे आप, ये पोर्शन क्या है, फिलोएम, यहाँ पर फिलोएम देखो ऐसे बना लेंगे इसको। यहाँ पर आप बना दिया फिलोएम आपने ये वाला, ठीक है। आपने फिर बना दिया जाइलम, ये वाला आपने जाइलम बना दिया ऐसे, ठीक है। फिर से फिलोएम बना दोगे आप ऐसे, फिर से जाइलम बना दोगे आप इस तरीके से, और यहाँ पर फिर से आप फिलोएम बना दोगे। तो ये जो पैटर्न होता है, यहाँ पर वस्कुलर बंडल हैं लेकिन दे आर नॉट जॉइंटेड टुगेदर, यानी कि एक बार एक जाइलम आया फिर फिलोएम आया, फिर जाइलम आया फिर फिलोएम आया। तो ये जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, या फिर रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल, ठीक है। सेंटर में आपको यहाँ पर जो जाइलम है उसके अलग अलग 2 कंपोनेंट होते हैं भाई। जो जाइलम है हमने उसको 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब होता है कि अगर जाइलम की जो ट्यूब्स हैं अगर आपको पतली दिखाई दे, नैरो दिखाई दे, तो बोलोगे आप प्रोटोजाइलम है वो। अगर जाइलम की जो ट्यूब है आपको मोटी दिखाई दे, ब्रॉड चौड़ी दिखाई दे, तो बोलोगे मेटाजाइलम। क्लियर है? तो यहां पर आप देखोगे बीच में जो ट्यूब है, ये क्या है, सर्कल ऐसे नहीं, सर्कल है ये, दे आर द ट्यूब्स जो पानी को कंडक्ट करती हैं इसमें। तो यहाँ पर जो मेटाजाइलम है उसके अंदर जो ट्यूब्स है वो बड़ी है, तो बोलोगे दे आर द मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम के अंदर जो ट्यूब्स होती है वो नैरो होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें लीफ के ऊपर भी। तो यहाँ पर लिक्विस्टम की जो लीफ होती हैं दे आर द सिंपल एंड स्केल लाइक लीफ एंड आइसोफिलस भी। आइसोफिलस मतलब होता है यहाँ पर जो लीफ होंगी वो एक जैसी दिखाई देंगे आपको, आइसो मतलब सेम, सारी लीफ एक जैसी होंगी। एंड अटैच टू द नोड एंड यूनाइटेड एटलीस्ट फॉर ए पार्ट ऑफ लेंथ एंड दस फॉर्म ए सीथ अराउंड द स्टेम, यानी कि स्टेम की चारों तरफ आपको एक कवरिंग बनाती है ये। जैसे कि अगेन आपको एक इसमें डायग्राम, ये पीछे डायग्राम था अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर देखोगे, यानी कि ये स्टेम के चारों तरफ एक कवरिंग या फिर एक सीथ बना लेती हैं जब ये छोटी होती हैं। जब ये छोटी होती हैं तब स्टेम की चारों नोड, खासकर नोड की चारों तरफ आपको एक कवरिंग है वो बना लेती है, क्योंकि नोड से अराइज होती है।
इसके बाद सीथ हैज ए फ्री एंड पॉइंटेड टीथ लाइक टिप्स भी, तो अगेन यानी कि मान लो ये क्या आपकी नोड है, ये वाला नोड रीजन है भाई, इसके ऊपर आपको इस तरीके से कुछ स्केल लाइक लीफ है वो दिखाई देंगे। ठीक है। नंबर ऑफ लीफ पर नोड वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज, तो अगेन कितनी लीफ होंगी वो भी स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ठीक है। नॉर्मली 2 to 3 लीफ हो सकती हैं, या फिर अप टू दे कैन 40 लीव्स, यानी कि 2 3 से लेकर 40 लीफ पर नोड हो सकती है ये। ठीक है। नंबर ऑफ लीफ एट द नोड कोरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ रिजेस ऑन द इंटरनोड बिलो, यानी कि कई स्पीसी के अंदर आपको जितनी स्टेम के अंदर रिज होती हैं उतनी ही लीफ दिखाई दे कई बार। ठीक है। यहाँ पर मेन है कि लीफ फोटोसिंथेसिस का फंक्शन नहीं करती हैं, और जस्ट सिंपल दे आप प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द यंग बर्ड्स एट द नोड। तो मेन काम फोटोसिंथेसिस का इसमें स्टेम करती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है और स्टोमेटा होते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं इसका रिप्रोडक्शन भाई। तो रिप्रोडक्शन में इसमें जो प्लांट है दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली भी और बाई स्पोर यानी कि सेक्सुअली भी। ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा यहाँ पर कि जो सब टेरियन राइजोम्स होता है, राइजोम मतलब जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। ठीक है। कई बार क्या होता है वो अपने ऊपर कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको बनाता है। ठीक है। और जैसे ही जो ट्यूबर इससे सेपरेट होती हैं दे फॉर्म द पेरेंट प्लांट। ठीक है। आपको दिखने में ये एक डायग्राम है इसमें देखो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे दे आर द ट्यूबर्स जो नीचे लगे हुए हैं। तो ये जो राइजोम है इसके मिट्टी में लगते हैं ये। ठीक है। और जैसे ही इससे डिटैच होते हैं और डिटैच होने के बाद नया प्लांट ये बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ट्यूबर्स दस डेवलप ड्यू टू द इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सम बर्ड्स एट द नोड ऑफ द राइजोम। इसके अलावा तो फर्स्ट मेथड बता दिया वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाय द ट्यूबर्स, जस्ट सिंपल, क्लियर है। सेकंड बता दिया इसमें, सेकंड मेथड है बाय द स्पोर। तब आपने बताना कि स्पोर से प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो स्पोर हैं वो बनते हैं इसमें लगेंगे किसमें, स्पोरेंजिया में। ठीक है। देखो देखो स्पोरेंजिया क्या होती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, चाहे हम सेलेजिनला पढ़ें, चाहे हम इक्विस्टम पढ़ें, चाहे आप टेरिस पढ़ो। ठीक है। जिस स्ट्रक्चर के अंदर, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर इकट्ठे होते हैं, जो पाउच लाइक हो सकती है, बॉल लाइक हो सकती है, लॉन्ग ट्यूबुलर हो सकती है, जो भी शेप उसका, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर इकट्ठे होते हैं या फिर बनते हैं इनिशियली, उसको बोलोगे आप स्पोरेंजिया, स्पोर कंटेनिंग क्लस्टर या फिर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द स्पोरेंजियोफोर। ठीक है। तो फोर का मतलब होता है स्टाक, याद होगा आपको, जिसके पीछे PHORE वर्ड लग जाता है, मतलब हम बात करेंगे किसी डंडे की, किसी स्टाक की। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टाक है और इसके ऊपर यहाँ पर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है। विच आर एग्रीगेटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोबिलाई। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्पोरेंजियो फोर है ना, जो स्टाक है जिसके ऊपर क्या है स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, ये एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और एक आपको कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगी। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा इसमें कौन या फिर स्ट्रोबिलाई, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस वन, तो ये जो एक स्ट्रक्चर है भाई दिस वन, ये एक क्या है यहाँ पर स्पोरेंजिया, इसके नीचे इसकी एक स्टाक होती है जिसका नाम होता है स्पोरेंजियो फोर। ठीक है। अभी देखो ये वही आपकी क्या है स्टेम है, ये स्टेम के ऊपर क्या लगी, ये कौन बन गई पूरी की पूरी, क्या है इसको आप कौन बोल लो या फिर स्ट्रोबिलाई बोल लो। ये बनी कैसे है, ये बनी है इन बहुत सारे स्पोरेंजियो फोर से। देखो ये कैसे हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। ये वही कौन है, इसको थोड़ा और मैच्योर हो गई है, तो जैसे ही मैच्योर हो जाती है ना, तो यानी कि ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये वाली एक स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये कैसे दिखाई देगी आपको, ये आपको ऐसे दिखाई देगी, ऐसे। और इसके नीचे यहाँ पर कुछ क्लस्टर से लगे रहते हैं, इनका नाम होता है, जो व्हाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है यहाँ पर स्पोरेंजिया। और ये पूरी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये स्पोरेंजिया फोर और ये डिस्क। देखो
एक और डायग्राम होना चाहिए इसमें। मान लो आप इसी से, देखो ये क्या है, ये कोन का एक्सिस है, ठीक है, कोन एक्सिस है। कोन एक्सिस के ऊपर ऐसी स्टाक लगती हैं, डंडी सी लगती है। मान लो ये कोन एक्सिस हो गया आपका, ठीक है ना। कोन मतलब कोन का, एक्सिस मतलब बीच वाला पोर्शन। उसके ऊपर इस तरीके से कुछ आउटग्रोथ लगती है, कुछ ब्रांच सी लगती हैं। इन ब्रांच का ऊपर से आपको एक डिस्क दिखाई देगी, इस तरीके से गोल डिस्क होती है, टायर की तरह, कोइन की तरह, ठीक है। और इस डिस्क के नीचे, समझ रहे हो, ये डिस्क है, इसके नीचे ऐसे ये स्टाक लगी, ये डिस्क लगी, इसके नीचे यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पर सर्कल में क्या लगते हैं। मान लो अब मैं इस पोर्शन को अगर ऐसे बनाऊं तो बीच में क्या हो जाएगी, ये स्टाक हो जाएगी ये वाली, और ये डिस्क को मैंने उल्टा कर दिया है, मतलब ये जो है ना, ये पोर्शन आपकी तरफ आया हुआ है, इमेजिन करो इसको। तो इसमें यहां पर, इसमें क्या लगते हैं, कुछ व्हाइट कलर के पाउच लाइक स्ट्रक्चर लगती हैं, जिनका नाम होता है स्पोरेंजिया। और इन स्पोरेंजिया के अंदर इसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में अगर आप देखोगे, तो ये वही आपकी स्टाक है। देखो मैं इसको एक बार हटा रहा हूं यहां से, यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये वही स्टाक है, ये वही आपकी डिस्क है इतनी। और डिस्क के नीचे ये एक जो क्लस्टर लगा हुआ है, एक क्लस्टर ये लगा हुआ है, इन क्लस्टर को बोलेंगे हम स्पोरेंजिया। और इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या लगेंगे, स्पोर बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इस पूरे टॉपिक की, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक डायग्राम और होगा शायद इसमें, हम्म, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वही स्टाक है भाई, ये स्टाक कहाँ लगी है, ये कौन का जो एक्सिस है बीच में, उसके ऊपर चिपकी हुई है, ठीक है। ऊपर से क्या है, एक डिस्क होती है गोल, ये गोल डिस्क आपको दिखाई दे रही है। और इस डिस्क के नीचे आपको कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी, जिनका नाम होता है इसमें स्पोरेंजिया। क्लियर है? या डाउट अभी भी किसी को पूछ सकता है यहां तक? हाँ भाई, क्लियर है। देखो ये जो, अगर हम इसको मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो अगेन ये कौन एक्सिस है भाई। कौन एक्सिस मतलब कौन का बीच वाला पोर्शन, जस्ट सिंपल स्टेम को जो ऊपर की तरफ लेके जाता है। क्लियर है? उसके जो कौन बनी आपकी, आपने प्रैक्टिकल में देखा था कौन छोटी सी थी वो, उसके मैंने बताया था यहाँ पर ब्लैक ब्लैक डॉट 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 होते हैं। वो जो डॉट हैं वो, ये आपको डॉट ऐसे दिखाई दे रही सुबह आपको, ये स्ट्रक्चर देखो ये वाली, तो ए से रिप्रेजेंट की हुई ऐसे दिखाई दे रही थी। इस एक डॉट को अगर आप जूम करोगे, जूम करोगे तो आपको एक डॉट आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसके नीचे छोटी ही खुद की स्टाक होती है, जिसका नाम होता है स्पोरेंजियो फोर। उसके ऊपर एक डिस्क होती है गोल, और उस डिस्क के नीचे आपको बहुत सारे स्पोरेंजिया लगे हुए दिखाई देंगे, जो कि नॉर्मली वाइट वाइट इन कलर होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज इतना ही कराऊंगा, इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थी हमारी, देखो ये वाली। इससे अब आपको कुछ क्लियर हुआ कुछ, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये वाली उधर वाली। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ आपके लिए, तो आप यहाँ पर भी इसको, अरे ये देखो, थोड़ा समझ में आ रहा अब ये वही आपकी डिस्क ऊपर से जो आपको ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है, उसके नीचे जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दे आर द स्पोरेंजिया। और इसके नीचे एक छोटी स्टाक होती है, इसमें आप फोटो में शायद नहीं दिखाई दे रही कहीं से भी वो, बट इसके नीचे होती है, जो कि इसको, ये जो बीच में एक्सिस रह गया, इसके साथ जोड़ती है। ऐसे तो नहीं जो हवा में लगी हुई चीजें ये, भाई कोई स्ट्रक्चर के साथ जोड़ेगी इसको एक्सिस के साथ, उस उस स्ट्रक्चर को नाम हो जाएगा स्पोरेंजियो फोर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो कल हम इस टॉपिक को सुबह खत्म कर लेंगे। इतना आप कर लेना, अगर अब भी नहीं आया है तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आप इसको घर जाके देख सकते